हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर 6 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6। फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 6 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड्स हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि हम कभी कभी शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलते हैं, तो शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही का जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। जैसे कि हम किसी रबर को खींचते हैं और खींचकर छोड़ते हैं तो पुनः वो अपनी अवस्था धारण कर लेती है, तो ये भी एक तरह का परिवर्तन ही हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार बहुत सारे परिवर्तन जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि इन सारे परिवर्तनों में से कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं। ठीक है, भौतिक मतलब उनके जो बाहरी, जो हमको बाहर से दिखाई देता है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और जो उसके कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं, मतलब उसके आंतरिक संरचना में जो परिवर्तन होगा उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हमारा 6.1 है भौतिक परिवर्तन। तो पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ का जो बाहरी गुण है, जिससे हम उसके आकार के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके रंग के बारे में और उसकी अवस्था, या ठोस है कि द्रव है, इन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो यही जो बाहरी उसके गुण हैं इसी को भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक पेन है, तो इसका गुण क्या है, ये बाहर से दिखने में कठोर है ना, तो ये इसका भौतिक गुण हुआ। उसी प्रकार हम जल को देखते हैं तो जल का क्या है, वो दिखने में तरल के रूप में होती है, तो वो उसका एक गुण है। तो जो बाहर से दिखने में जो उसका गुण होता है वही उसका भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए फिर वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स वह परिवर्तन मतलब वे सारे परिवर्तन जिसमें उसके आकार, उसका रंग, उसकी अवस्था, उसकी लंबाई, चौड़ाई आदि में जो भी परिवर्तन होंगे वो उसके भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसको हम दोबारा किसी पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते तो उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते थे। और उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब हम किसी पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, बल्कि जो पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाती है खुद। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम एक कागज़ लिए, उसको 4 टुकड़े में काट दिए। अब इस 4 टुकड़े को फिर से 4 टुकड़े में काट दिए और उसको फर्श पर बिछा के इस प्रकार जमाएंगे जिससे वो फिर वो जो कागज़ का साइज़ है उसी के साइज़ में उसको जमा देते हैं। मान लो इसी कागज़ को ऐसे 4 टुकड़ा काट दिए, फिर से इसको 4 टुकड़ा काट दिए और इसको फिर से जमा दिए, तो ये क्या हुआ, तो उसका जो मूल आकार है वो तो वापस आ जाएगा, है ना। जो हम उसको, जो उसका मूल आकार है उसको जोड़कर पुनः उसके मूल आकार में ला सकते हैं, परंतु उसको जो कागज़ का गुण है वो परिवर्तित नहीं हुआ, है ना। हम उसका साइज है उसको, मतलब जो ओरिजिनल कागज़ है उसको ओरिजिनल तो बना नहीं सकते, जो कटा हुआ है वो तो कटा ही रहेगा, उसमें जोड़ आ जाएंगी, लेकिन जो उसका कागज़ का गुण है वो तो सेम टू सेम वही बना रहेगा ना। कागज़ जो पहले था वैसे ही कागज़ वो भी है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, यही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कभी कभी हम जिस चॉक से लिखते हैं, है ना, तो उसका चूरा जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको पानी मिला के इसको फिर से हम चॉक बना सकते हैं, है ना। तो चूने का जो गुण है, जो लंबा था पहले उसको लिख के घिस दिए, फिर उसका जो चूरा है उसको हम फिर से चौक बना दिए
तो क्या हुआ, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही उससे कोई नया पदार्थ भी नहीं बना। जो चौक है वो चौक ही रहा, है ना। और इसी तरह से एक कांच के या कटोरे में बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को थोड़ी देर तक पिघलने देते हैं। अब जब बर्फ़ पिघल के पानी बन जाता है तो उसको फिर से हम ट्रे में रख के फिर से जमा देते हैं। तो क्या हुआ, बर्फ़ का पहले बर्फ़ के रूप में था, फिर जल में परिवर्तित होना, उसके बाद फिर से बर्फ़ बनना। तो ये क्या कहलाया, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक भगोने में पानी लेते हैं, उसको उबालते हैं, तो जो भाप निकलती दिखाई देती है उबलते हुए पानी से, तो जो पानी से जो भाप बना वो भी क्या है, वो भी उसका एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे आप एक दो उदाहरण और देखिए, जैसे कि किसी लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को अगर गर्म करते हैं एक सिरे को, और मतलब इतना गर्म करते हैं कि उसका एक सिरा लाल हो जाता है बिल्कुल गर्म होके, फिर उसके थोड़ी देर बाद उसको मतलब जो आग है उससे दूर हटा लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है, उसके बाहरी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में उसके आकार, आमाप मतलब साइज और रंग जैसे गुण होते हैं वो चेंज तो हो जाते हैं, पर उसका जो कोई उससे नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो आपने लोहे में जंग लगना तो सभी जानते हो, है ना। कोई लोहा है जो ऐसे ही नमी वाले स्थान में पड़ा है, तो उसमें धीरे धीरे हवा और नमी से, मतलब जो जल वाष्प है उसकी अभिक्रिया से लोहे में जंग लग जाती है। तो ये जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड्स, लोहा एक अलग पदार्थ है और जो उसमें जंग लगता है वो एक अलग पदार्थ होता है। तो लोहे से जो जंग लगना की क्रिया है तो वो क्या कहलाएगी, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगी, ठीक है। इसमें और उदाहरण देखते हैं, जैसे अयस्क से धातु का निष्कर्षण। फ्रेंड्स, जो अयस्क होता है उसको कई प्रोसेस से उस धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारी औषधियों का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। जैसे कि बहुत सारे जो औषधि बनाते हैं उसमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ करके दवाइयाँ बनाई जाती हैं, है ना। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टिक और अपमार्जक बनाना, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बनाना, तो इसमें भी दो पदार्थों या कई पदार्थों को मिलाया जाता है और तीसरा पदार्थ बन जाता है। पाचक भी रासायनिक परिवर्तन है। हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है उसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर में ही उत्पादित होते हैं जिसके द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण भी हमने पढ़ा था कि एक रासायनिक परिवर्तन है। और उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार को मिला देने से लवण बनता है और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके फ्रेंड्स, एक रासायनिक परिवर्तन का एक और उदाहरण है। मैग्नीशियम की कोई पतली पट्टी लेते हैं और उसको साफ कर लेते हैं रेगमाल से और फिर उसको आग में जलाते हैं, ठीक है। जो मैग्नीशियम की पतली रिबन टाइप की पट्टी है उसको जलाते हैं, ठीक है। और तब तक जलाते हैं जब तक वो पूरा जल नहीं जाता। तो फिर जब वो पूरा जल जाता है तो हमको एक पाउडर जैसा मिलता है, ठीक है। और ये जो पाउडर मिला है वो क्या कहलाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। तो हम मैग्नीशियम को जलाए तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो के हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला एक, तो हमको अगर उसमें पानी मिला दिए तो हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो हमको दो पदार्थ नए पदार्थ मिल गए। तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए और एक दो उदाहरण देखते हैं रासायनिक परिवर्तन का। फ्रेंड्स, हम दो कांच की गिलास लेते हैं और मतलब उसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, एक कप, और उसमें कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा जिसको बोला जाता है, उसको विलयन बना के डालते हैं एक बीकर में। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट HCl डालते हैं, कुछ बूंदे, और हमको थोड़ी देर बाद देखने को मिलता है कि जो हमने विलयन बनाया है वो नीले रंग का हो गया है। तो जो नीला रंग है वो किसके कारण है? नीला थोथा जो है उसमें, उसके कारण नीला रंग हो गया। अब उस विलयन में हम एक ब्लेड डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जो विलयन है उसका रंग नीले से हरा हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स, जो लोहा या ब्लेड उसमें जो डली है उसके और नीला थोथा के अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब उन दोनों में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हमको ग्रीन कलर का विलयन प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें जानी। लोहे में जंग लगना, मैंने जो पहले बताया था आपको, लोहे में जंग लगना, तो लोहे को खुले जगह में छोड़ देते हैं जहाँ पर वायु और जल की अभिक्रिया होती है लोहे के ऊपर, ऊपरी परत के ऊपर, और उसमें जंग लग जाती है जिसको आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ये आप समीकरण देख रहे हो। लोहा और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में क्या होता है? जंग लगता है जिसको फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फ्रेंड्स, हम अपने घर के जो खिड़की वगैरह हैं उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं या उस पर ग्रीस लगा देते हैं जिससे उसमें जंग न लगे। ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, मतलब जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगता। आपको पता है स्टेनलेस स्टील जो है उस पर जंग नहीं लगता। तो उसमें कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं? क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज और कार्बन। ठीक है, इन सभी जो धातु हैं उसको मिलाकर उसके ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जंग नहीं लगता स्टेनलेस स्टील में। फ्रेंड्स, जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें ऊष्मा निकलती है, प्रकाश और कई प्रकार के विकिरण भी निकलते हैं जैसे कि पराबैंगनी किरणें। ठीक है, और उनका अवशोषण भी होता है प्रकाश का, और निर्मुक्त भी करते हैं, मतलब बाहर भी निकालते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें इसमें कभी कभी ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसमें गंध होता है, और नई जैसे जो पुरानी गंध है उसमें परिवर्तन होकर कोई नई गंध बनती है। जैसे कई केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें बदबू आती है। ठीक है, और कभी कभी जो केमिकल प्रोसेस में ब्लास्ट होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कभी कभी चीज़ों के रंग परिवर्तित हो जाते हैं, या किसी गैस का बनना, जो 2 केमिकल प्रोसेस होगा तो उसके बाद किसी गैस का बनना। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण। हमारा 6.4 है क्रिस्टलीकरण, मतलब क्रिस्टलाइजेशन। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फ्रेंड्स, हम किसी विलयन से, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नमक के क्रिस्टल कैसे प्राप्त होते हैं, नमक कैसे प्राप्त होता है हमको, तो समुद्र का जो जल है
वो जब भाप बन के उड़ जाता है और उसमें जो खारा पानी होता है, जो लवण होता है, वो नीचे क्रिस्टल के रूप में जम जाते हैं, तो उससे हमको नमक का क्रिस्टल प्राप्त होता है। पर नमक के क्रिस्टल जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं उसको हम मतलब उतने आसानी से नहीं देख पाते उसकी क्रिस्टल को, है ना। तो किसी पदार्थ के विलयन से उसका क्रिस्टल प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स, ये कॉपर सल्फेट है, इसी को नीला थोथा बोला जाता है, ठीक है। और ये उसका क्रिस्टल है, देख रहे हो आप, ये नीला थोथा का क्रिस्टल है, या कॉपर सल्फेट भी इसी को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके विलयन से ये कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो हम एक बीकर लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं? HCl, तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, फ्रेंड्स। हम ये कॉपर सल्फेट के विलयन प्राप्त करने के लिए एक बीकर लेते हैं और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, ठीक है। कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और जब तक वो उबलना शुरू नहीं कर देगा तब तक मतलब उसको गर्म होने देते हैं। जब वो गर्म होना या उबलना शुरू हो जाएगा तो उसमें ये जो कॉपर सल्फेट है इसके चूर्ण डालेंगे, ठीक है। इसका जो पाउडर होगा उसको डालते जाएंगे और एक टाइम जब ऐसा आएगा जब उसमें और अधिक हम ये कॉपर सल्फेट नहीं डाल पाएंगे, उसमें नहीं घुलने नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम उसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर और उसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। तो जब वो छान लेंगे और थोड़ी देर बाद उसको वैसे ही रहने देंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो फिर कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद उसमें से हमको ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे उस विलयन से, ठीक है। तो यही बताया गया है कि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप की क्रिस्टल इसके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि ये देख रहे हो, ये फिटकरी है, फिटकरी या एलम बोला जाता है इसको, और ये कॉपर सल्फेट है। ये दोनों क्रिस्टल के रूप में हैं, आप देख रहे हो। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, किसी विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करना, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है और ये फिटकरी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब आती है क्वेश्चन की बारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में उससे आपको पता चल गया होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना कैसा परिवर्तन है? फ्रेंड्स, जब हम लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? आपको बताना है ये कौन सा भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। पत्ती से खाद का बनना, भाप का संघनन, जल में शक्कर घोलना, खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए। ये इन चारों को आपको बताना है कि ये कौन से परिवर्तन है। पत्ती से खाद बनना, भाप का संघनन, जल में शक्कर घोलना, ये कौन सा परिवर्तन है आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए। खाने के सोडे को क्या बोला जाता है ये बताएंगे आप। छठवां क्वेश्चन है, ऐसी 2 विधियां जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है क्या कहते हैं? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए एक तो मैंने गैल्वेनाइजेशन बता दिया, अब दूसरा आप बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और IAS के एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होते हैं। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन A। फ्रेंड्स, हमारा ये परिवर्तन A है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड है, फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन B। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही का चयन कीजिए।
आपको सही कथन का चयन करना है। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या फिर इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक बार और आप देख लीजिए, क्या है, सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है जो एलपीजी है वो, और दूसरा है फिर यही गैस जलती है। तो आपको बताना है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।